लेकिन रमन सबसे बड़ी इसका समझना होगा कि आखिर ये भरोसा, क्योंकि मीना आपने भी देखा होगा, चाहे राजस्थान की किसी भी राज्य की बात करें, एक उत्तर प्रदेश में भी ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि सुरक्षा। तो क्या आधी आबादी एक बहुत बड़ा फैक्टर है? अगर इस बार भी 2024 की बात की जाए, जो कि एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, अगर वो सच होते हैं तो वाकई आधी आबादी का बहुत बड़ा रोल है इस बार। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो ये एहसास जब वो मुख्यमंत्री थे तब हो गया था। 2007 के चुनाव में मैं गुजरात में थी और तकरीबन 1.5 महीने जब मैं वहां रही तो मैंने पाया कि नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को लेकर कितना काम किया है, महिला वोटर्स को अपने पक्ष में लेने के लिए कितने प्रयास किए हैं। और उन प्रयासों का ही नतीजा था कि देश की संसद में वो बिल पास हुआ जो कांग्रेस पार्टी फुल मेजॉरिटी में होते हुए भी कभी नहीं कर पाई। आरोप प्रत्यारोप सब कुछ हुए, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस बात की गवाही देता है कि देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को लेकर कितना सोचते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। विपक्ष आरोप लगाता रहा कि भाई आपको अगर महिलाओं को बिल देना ही था, आरक्षण देना ही था तो इसी चुनाव से करिए। लेकिन उन्होंने नैरेटिव, देखिए नरेंद्र मोदी की या बीजेपी, नरेंद्र मोदी युक्त बीजेपी की जब भी चर्चा होगी हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं दुनिया की राजनीति में, जब इन 3 चुनावों का जिक्र होगा तो कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है, कैसे माहौल बनाया जाता है, ये यहाँ के उदाहरणों से राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल सीखेंगे और लेंगे। नैरेटिव बनाया गया 400 का और प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को बहुत हल्के मूड में, मतलब बहुत ही लाइटर मूड में कह भी दिया कि मैंने विपक्ष को 400 के जंजाल में उलझा दिया। ये सच है, लेकिन ये भी समझना होगा कि 400 के जंजाल में उन्होंने उलझाया क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये महसूस हो चुका था कि वो, क्योंकि राम मंदिर का माहौल जब था उसमें और चुनाव आते आते माहौल में फर्क आ गया था। हाँ। जो बात विपनेश ने युवाओं की, जिन युवाओं के हाथ में मोबाइल फोन है और जिनके पास रोजगार नहीं है, उन लोगों को प्रधानमंत्री की रील पर आने वाले भाषण परेशान करने लग गए थे। वो पूछने लग गए थे कि भाई हम सिर्फ सुनते ही रहेंगे क्या, हमें मिलेगा क्या? और इसलिए चुनाव आते आते एक माहौल, विपक्ष पूरा एकजुट नहीं हो पाना, विपक्ष का पूरी तरह से, मतलब 1977 की चुनाव की चर्चा आज होती है कि भाई जिस तरह से उस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हुआ, आज पूरा विपक्ष एकजुट नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गया। लेकिन उस तरह से विपक्ष एकजुट हो नहीं पाया और नरेंद्र मोदी ने साइकोलॉजिकली ये पूरा चुनाव लड़ा। तो पार्टी के भीतर भी जो उनके खिलाफ लोग थे, हर स्टेट में नरेंद्र मोदी की खिलाफत करने वाले लोग बीजेपी के भीतर, इस चुनाव के परिणाम के बाद जब चर्चा होगी, जब एनालिसिस होगा, तो ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कितनी सीट है जहां पर बीजेपी के लोगों ने ही बहुत बड़ा नुकसान किया है। और देखिए उत्तर प्रदेश को लेकर तो अरविंद केजरीवाल ने जो स्टेटमेंट दी वो सबके सामने है, लेकिन योगी और मोदी चुनाव में बड़ा फैक्टर रहते हैं। जब उत्तर प्रदेश में मैं कवर करने गई थी तो मैंने 2 ही नाम सुने महिलाओं के जुबान से, वो थे मोदी और योगी। कुछ भी हो, वोट किसको? मोदी और योगी को। और ये भी सच है कि पुलिस का सिस्टम उत्तर प्रदेश का पहले से बेहतर हुआ है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं तो मैंने ये महसूस भी किया है। तो ऐसा नहीं है, कुछ काम ऐसे भी हुए जिन पर जनता ने मोहर लगाई है। मोदी तो है ही बड़ा फैक्टर। रमन, एक बार फिर से मैं कांग्रेस की स्थिति में बात करूंगी। ऐसा नहीं है कि अभी भी कांग्रेस में बड़े चेहरे नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ा नाम है, सोनिया गांधी बड़ा नाम है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सलमान खुर्शीद हैं। लेकिन और सोनिया गांधी की बात की जाए तो ग्राउंड पे अब सबको पता है कि सोनिया गांधी अब ग्राउंड पे नहीं। रमन, इंडिया अलायंस, जैसा कि मीना जिक्र कर रही थी, इसे समझना होगा, दर्शकों को भी जरा समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए, क्या वाकई ग्राउंड पर इंडिया अलायंस वो फैक्टर नहीं कर पाया कि एक साथ है विपक्ष? क्योंकि जब ग्राउंड पर ये पूछा गया कि क्या इंडिया अलायंस कौन है, तो कांग्रेस को वो जान रहे हैं, आप सपा को जान रहे हैं, लेकिन एकजुट जो इंडिया अलायंस हुआ, जो फैक्टर रहा, वो जनता तक नहीं पहुंच पाया। रमन, मेरा सवाल थोड़ा अलग है। मैं कांग्रेस की स्पेशली बात कर रही हूँ क्योंकि बड़ी पार्टी है, तो बड़े चेहरे अब भी हैं। क्या वजह है कि वो एकजुट नहीं हो रहे हैं? क्या वजह है कि वो पूरी ताकत नहीं लगा रहे हैं? क्या वजह है कि उनकी एनर्जी पहले 10 साल पहले जो थी वो अब नहीं है? बीजेपी अगर कोई चुनाव हारती है तो पूरी एनर्जी के साथ, मुझे लगता है उससे दोगुनी एनर्जी के साथ जुट जाती है, लेकिन कांग्रेस में ये क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? या जो नेता जा रहे हैं, हमने देखा कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, उनकी परवाह नहीं की, आज जो हैं क्या उनको सुना जा रहा है? मतलब लीडरशिप की कमी क्यों हो रही है? एकजुटता की कमी क्यों हो रही है कांग्रेस में? आप
बेहतर बता पाएंगे? देखिए, पार्टी के कई नेताओं को ऐसा लगता है कि एक वैक्यूम की स्थिति पैदा हो गई है कांग्रेस पार्टी के अंदर और उनका भविष्य नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लगातार कई ऐसे नेता जो कि पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए और बीजेपी ने उनको सम्मान भी दिया। आरपीएन सिंह की बात करें तो आरपीएन सिंह कांग्रेस पार्टी में झारखंड के प्रभारी थे और वो बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने और फिर राज्यसभा का सदस्य उनको बनाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो राहुल गांधी के काफ़ी करीबी थे, उसके बाद फिर उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया, राज्यसभा सदस्य बनाया गया, फिर अभी लोकसभा का चुनाव भी वो लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लीडरशिप पर जनता भरोसा नहीं कर रही है और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उनके करियर को ध्यान में रखते हुए जो फैसले लिया जाना चाहिए था वो फैसला वो नहीं ले पा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर लगातार राहुल गांधी ये कहते हैं कि भले ही उन्होंने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब छोड़ी थी पार्टी, उन्होंने कहा था कि वो हमारे घर के सदस्य के जैसे थे, जब भी वो चाहते थे हमारे घर आ सकते थे, उनको फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन उसके बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी और अब जो है मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। जब बीजेपी और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जब बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी की सरकार वहाँ पर बनी, ऐसी सूरत में आप कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अंदर कि किस तरीके से वो इस चुनौती का मुकाबला कर सकें और उस चुनौती का मुकाबला करने के दौरान जो बातें सामने आ रही हैं उन बातों का वो किस तरीके से निष्कर्ष निकालें। तो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बारे में आपने जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार इस बात को लेकर आश्वस्त नज़र नहीं आते हैं कि उनका करियर जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर। संजीव, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक चुनौती कांग्रेस पार्टी के अंदर सामने आ रही है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस बात को महसूस कीजिए कि अगर कोई राजनीतिक दल लोगों के बीच जाता है तो कौन से मुद्दे लेकर जाता है, उसका आधार वोट क्या है। आप याद करें इंदिरा जी के दौर को, जिस वक्त कांग्रेस सबसे मजबूत मानी जाती है, तो उनके पास आधार वोट में कहा यह जाता था कि अपर कास्ट है, उसके बाद दलित है, मुस्लिम है। आज की तारीख में कौन है? इस बार एक नया प्रयोग करने की कोशिश की है राहुल गांधी ने आपने भाषणों में सुना होगा 85, 90 कुछ इस तरह के आंकड़े। बैकवर्ड पॉलिटिक्स जो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव की थी, उसे फिर से अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है। कास्ट सेंसस एक उन्होंने नारा दिया है, उतना नारा तो शायद अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने दिया जितना कि उन्होंने दिया है। तो नया प्रयोग है, नए आधार वोट को तलाशने की कोशिश है। 2014 और 19 में कोई आधार वोट नहीं था और इस कारण से उन्हें नहीं स्वीकारा गया। अब देखना इस बार ये है कि क्या कोई आधार वोट गढ़ने में सफल हुए हैं राहुल गांधी। जिस तरह से उन्होंने बैकवर्ड पॉलिटिक्स में एंट्री मारी है और कोशिश की है कि उन्हें अपनी तरफ खींचे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि आज के नतीजे आखिर क्या कहते हैं। उन्हें इस नए प्रयोग का फ़ायदा हुआ भी कि नहीं जो उन्होंने कास्ट सेंसस के आसपास बुनने की कोशिश की।